Hello everyone, I am here with the first chapter of class 10th history, and the name of the chapter is the rise of nationalism in Europe. Students, ये क्लास 10th का हिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप कि यूरोप में किस तरह से नेशनलिज्म यानी कि जो राष्ट्रीयता की भावना है उसका उदय हुआ. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. इन 1848 में फ्रेडरिक सोरियू अ फ्रेंच आर्टिस्ट, फ्रेडरिक सोरियू जो कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, prepared a series of 4 print visualizing his dream of a world made up of democratic and social republic as he called them. तो उन्होंने एक सीरीज़ बनाया, उन्होंने 4 प्रिंट्स का यानी कि उन्होंने 4 पेंटिंग्स तैयार करी जिसमें कि उन्होंने अपने ड्रीम में जो कुछ भी देखा था, जो कुछ भी विजुअलाइज़ किया था, उसको उन्होंने उन पेंटिंग्स में उतारने की कोशिश करी थी और उसका नाम उन्होंने दिया था डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक. आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन पर्सोनिफाइड लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर. फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय जो आर्टिस्ट थे उन्होंने लिबर्टी यानी स्वतंत्रता को एक फ़ीमेल फिगर यानी कि एक महिला के रूप में उसको पर्सोनिफिकेशन किया, उसका मानवीकरण किया. अकॉर्डिंग टू सोरियूज़ यूटोपियन विज़न, यूटोपियन का मतलब होता है कि सोरियू ने जिस भी आदर्श राज्य की कल्पना करी थी उसमें द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशन आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम. उसमें पूरी वर्ल्ड से लोग एक ग्रुप में हैं और उसके साथ ही साथ उनको सिर्फ उनके फ्लैग या उनके नेशनल कॉस्ट्यूम के द्वारा ही उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है. दिस चैप्टर विल डील विथ मेनी ऑफ द इशूज़ विजुलाइज बाई सोरियूज़. तो इस चैप्टर में सोरियू ने जो कुछ भी विजुलाइजेशन किया उसके बारे में बताया जाएगा. ड्यूरिंग द 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe. तो 19th सेंचुरी के दौरान जो नेशनलिज़म था वो इमर्ज हो रहा था एक फ़ोर्स के रूप में, जिसकी वजह से स्वीपिंग चेंजेस उस समय की दुनिया में या यूरोप के वर्ल्ड में हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल और मेंटली बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहे थे. द एंड रिजल्ट ऑफ दीज चेंजेस वाज द इमर्जेंस ऑफ द नेशन स्टेट इन द प्लेस ऑफ द मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ यूरोप. और इसके रिज़ल्ट के बदले क्या हुआ कि नेशन स्टेट का उदय होने लगा. डायनेस्टिक एम्पायर, मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर की जगह यूरोप में नेशन स्टेट का इमर्ज होने लगा. अ मॉडर्न स्टेट इन विच centralized power exercise sovereign control over a clearly defined territory. एक ऐसा स्टेट जिसमें कि जो पावर हो वो सेंट्रलाइज हो ओवर अ क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी, एक राज्य के हाथ में, हैड बीन डेवलपिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन यूरोप, जो कि यूरोप में बहुत लंबे समय से डेवलप हो रहा था. बट अ नेशन स्टेट वॉज वन इन विच द मेजॉरिटी ऑफ इट सिटीजन एंड नॉट ओनली इट्स रूलर. लेकिन नेशन स्टेट में क्या था कि जो पावर का सेंट्रलाइजेशन था वो सिटीज़न के हाथों में था, ना कि रूलर के हाथों में. केम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री और डिसेंट, जिसकी वजह से सभी लोगों को एक कॉमन आइडेंटिटी मिल सके. दिस चैप्टर विल लुक एट द डाइवर्स प्रोसेसेस थ्रू विच नेशन स्टेट एंड नेशनलिज्म केम इनटू बीइंग द इन 19th सेंचुरी यूरोप. तो इस चैप्टर में हम एक डाइवर्स प्रपोज देखेंगे जिसकी वजह से किस तरह से नेशन स्टेट जो है उसमें नेशनलिज्म की भावना का उदय हुआ 19th सेंचुरी यूरोप में. द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन और आइडिया ऑफ नेशन. द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789. 1789 में नेशनलिज्म का सबसे पहली अभिव्यक्ति फ्रेंच रेवोल्यूशन के रूप में सामने आई. द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम इन द वेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्ची टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन. चूँकि ये जो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस था इसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक चेतना आई और वहाँ पे जो मोनार्ची फॉर्म था उसको जो फ्रेंच सिटीज़न है उन्होंने वहाँ से पावर ट्रांसफ़र करके सोवरेनिटी के रूप में पावर को लिया. द आइडियाज़ ऑफ ला पैट्री, ला पैट्री का मतलब होता है फादरलैंड, एंड द ले सिटियन, सिटियन का मतलब होता है द सिटीज़न, एम्फेसिस द नोशन ऑफ अ यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉइंग इक्वल राइट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसमें इस बात पे जोर दिया गया कि जो कम्युनिटी है वो यूनाइटेड हो और सभी को इक्वल राइट मिले कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत. द स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ द एक्टिव सिटीजन एंड रीनेम द नेशनल असेंबली. तो उस वक्त में क्या हुआ कि स्टेट जनरल का इलेक्शन हुआ और उसमें एक्टिव सिटीज़न ने पार्टिसिपेशन किया
और चूँकि और उस स्टेट जनरल का जो इलेक्शन हुआ उससे बनने वाली संस्था का नाम रखा गया नेशनल असेंबली। एक्टिव सिटीज़न का मतलब होता है कि यूरोप में उस वक्त ऐसे मेल जिनके पास प्रॉपर्टी हो सिर्फ वही एक्टिव सिटीज़न थे, यानी कि उन्हीं को राइट टू वोट था। वुमेंस को, ओल्ड पर्सनस को, चिल्ड्रन को और ऐसे मेन जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी उनको राइट टू वोट नहीं था। इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज़ एंड ड्यूज वर ऑबलाइज्ड एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर वॉज अडॉप्टेड। फिर जो उनका जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ था या ड्यूज़ था, यानी कि जो भी उनका कस्टम ड्यूटी या ड्यूज़ था उसको ख़त्म करके पूरे राज्य में एक ही प्रकार का वेट यानी कि भार और मेज़रमेंट यानी मापने का एक ग्रेड स्थापित किया गया। The revolutionaries further declared that it was the mission and the destiny of the French nation to liberate the peoples of Europe from despotism। जो रेवोल्यूशनरीज़ थे, क्रांतिकारी थे, उन्होंने आगे ये घोषणा की कि ये एक ऐसा मिशन था या ये फ्रांस की डेस्टिनी थी जिसमें कि जो लोग हैं उनको डेस्पोटिज्म से स्वतंत्र कराना था। स्टूडेंट्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास बिगिन सिटिंग अप जैकोबिन क्लब। तो जो स्टूडेंट थे और अदर मेंबर ऑफ एजुकेटेड क्लास के थे, मिडिल क्लास के जो बिलोंग करते थे, अब वो जैकोबिन क्लब्स में बैठना शुरू कर चुके थे। Their activities and campaigns prepared the way for the French armies which moved into Holland, Belgium, Switzerland and much of Italy in the 1790s। चूँकि उन्होंने जो एक्टिविटी करी, जो कैंपेनिंग करी, उन्होंने एक रास्ता प्रिपेयर किया कि फ्रेंच आर्मीज़ जो हैं वो हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और इटली के बहुत से पार्ट में 1790s में जाएं। द फ्रेंच आर्मीज़ बिगिन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। और फ्रेंच आर्मी अपने साथ साथ आइडिया ऑफ नेशनलिज्म को अब्रॉड यानी विदेशों में भी ले गई। थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्ची नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस। लेकिन चूँकि जब नेपोलियन की वापसी हुई तो वापस से फ्रांस में डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई। बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैज़ इनकॉर्पोरेटेड रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रेशनल एंड एफिशिएंट। लेकिन उसने एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में बहुत ही अच्छे काम किए जिससे कि उसने बहुत ही रेवोल्यूशनरीज प्रिंसिपल्स लगाए जिसकी वजह से सिस्टम जो था और ज़्यादा रैशनल और एफिशिएंट हो गया। द सिविल कोड ऑफ 1804 का सिविल कोड यूजुअली नोन एज द नेपोलियनिक कोड, ये नेपोलियनिक कोड के नाम से जाना जाता है, डिड अवे विद ऑल द प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, एस्टैब्लिश इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। इस सिविल कोड में बर्थ के आधार पे जो छूट मिल रही थी उसके बारे में, इस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ और उसके साथ साथ लॉ के सामने सभी लोग इक्वल हैं और उसके साथ साथ राइट टू प्रॉपर्टी दी गई थी। Napoleon simplified administrative divisions, abolished the feudal system and freed peasants from serfdom and manorial dues। चूँकि नेपोलियन जो था उसने एडमिनिस्ट्रेटिव का डिवीज़न किया, उसके साथ ही साथ उसने फ्यूडल सिस्टम की गवर्नमेंट का भी एबोलिशन किया एंड फ्रीड पीसेंट और पीसेंट्स को मुक्त कर दिया फ्रॉम सर्फडम एंड मेनोरियल ड्यूज से। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड, ये दोनों इम्प्रूव किए गए। बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स in particular begin to realize that uniform law, standardized weight and measures and a common national currency would facilitate the movement and exchange of goods and capital from one region to another। चूँकि बिजनेसमैन जो थे, जो स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स थे, उन्होंने ये महसूस किया कि पूरे राज्य में एक ही तरह का वेट और मेज़रमेंट लगा देने से, एक ही करेंसी लगा देने से उनको ये फ़ायदा हुआ कि वो आराम से उन करेंसीज़ या उन गुड्स को ईज़िली बॉर्डर के आगे इस पार और उस पार एक्सचेंज कर सकते थे। इन मेनी प्लेसेस सच एज हॉलैंड एंड स्विट्ज़रलैंड, ब्रुसेल्स, मेंज, मिलान, वर्सा, द फ्रेंच आर्मीज़ वर वेलकम्ड एज हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी। बहुत से ऐसे प्लेस थे जैसे कि हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड, ब्रुसेल्स, मेंज, मिलान और वर्सा, इन सब जगहों पे फ्रेंच आर्मीज़ का स्वागत किया गया। It becomes clear that the new administrative arrangement did not go hand in hand with political freedom। अब ये क्लियर हो चुका था कि ये जो नया एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट है वो एक ही हाथ में नहीं रह जाएगा। इंक्रीज टैक्सेशन इंक्रीज व सेंसरशिप, फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शंस इनटू द फ्रेंच आर्मीज रिक्वायर्ड टू कॉन्कर द रेस्ट ऑफ यूरोप। इन सारी चीज़ों से ये हुआ कि और भी यूरोप के देशों को जीतने की आवश्यकता हुई। ऑल सीम टू आउटवे द एडवांटेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, और इसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस में और एडवांटेज मिला। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप,
So Germany, Italy and Switzerland were divided into kingdoms, duchies and cantons, whose rulers had their ऑटोनॉमस टेरिटरी। चूँकि जो जर्मनी था, इटली और स्विट्ज़रलैंड, ये किंगडम डिवाइडेड था डचीज़ में और कैंटन्स, यानी कि दो तरह का ग्रुप था, एक डचीज़ ग्रुप था और एक कैंटन्स ग्रुप था, जिसमें कि और इन दोनों अपने अपने ग्रुप में इनके अपने खुद के स्वतंत्र राजा थे। दे डिड नॉट सी देमसेल्फ एज शेयरिंग अ कलेक्टिव आइडेंटिटी और अ कॉमन कल्चर, लेकिन वो एक दूसरे से कभी भी उनका वो शेयर नहीं करते थे या अपनी आइडेंटिटी को कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं करते थे। द हैब्सबर्ग एम्पायर रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी, और उस वक्त हैब्सबर्ग एम्पायर जो था वो ऑस्ट्रिया और हंगरी के ऊपर राज्य करता था। इन हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक मैग्यार वाइल द अदर हाफ ऑफ द स्पोक अ वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स। तो हंगरी में क्या था कि आधी पॉपुलेशन जो थी वो मैग्यार बोलती थी और आधी पॉपुलेशन जो थी वो अलग अलग तरह की उपभाषाएँ बोलती थी। बिसाइड्स दीज 3 डोमिनेंट ग्रुप दे आर ऑल्सो लिव्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर। उसके साथ ही साथ 3 जो डोमिनेंट ग्रुप थे, प्रमुख ग्रुप थे, वो भी इस राज्य में रहते थे। द ओनली टाई बाइंडिंग दीज डाइवर्स ग्रुप टुगेदर वॉज अ कॉमन एलिगेंस टू द एम्परर, और चूँकि सिर्फ एम्परर के एलिगेंस से इनको बांध के रखा गया था। द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। Socially and politically, a landed aristocracy was the dominant class on the continent। चूँकि सोशली और पॉलिटिकली दोनों ही तरह पे पूरे कॉन्टिनेंट पे एरिस्टोक्रेसी यानी कि राजतंत्र का वर्चस्व था। द मेंबर्स ऑफ दीज क्लास वर बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट कट अक्रॉस रीजनल डिवीज़न, और इसके जो मेंबर्स थे उनका एक कॉमन लाइफ था। देयर फैमिलीज़ वर ऑफन कनेक्टेड बाई टाइज इफ मैरिज, और ये जो डायनेस्टियाँ थीं या एरिस्टोक्रेसी फैमिली थे वो एक दूसरे से शादी विवाह के संबंधों के द्वारा जुड़े थे। दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वॉज हाउएवर न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप। ये एरिस्टोक्रेसी जो था वो काफ़ी कम संख्या में था। द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड द इमर्जेंस ऑफ द कमर्शियल क्लासेज हुज एग्जिस्टेंस वॉज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन फॉर द मार्केट, और धीरे धीरे चूँकि टाउन्स की ग्रोथ होती जा रही थी तो कमर्शियल क्लासेस जो था वो इसमें बस रहे थे, जिससे कि जो प्रोडक्शन हो और ज़्यादा हो। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगिन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, और 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई। बट इन फ्रांस एंड द पार्ट ऑफ द जर्मन स्टेट इट ऑकर्स ओनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के कुछ पार्टों में ये 19th सेंचुरी में शुरुआत हुई। इन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप केम इनटू बीइंग अ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन। तो इसके शुरुआत में एक नया ग्रुप आया, सोशल ग्रुप आया, जो कि एक वर्किंग क्लास पॉपुलेशन था, एंड द मिडिल क्लास मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, और मिडिल क्लास जिसमें कि इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स थे। इट वॉज एमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास दैट आइडियाज़ ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द abolition ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज गेंड पॉपुलैरिटी। चूँकि इसमें जो पढ़े लिखे लोग थे, एजुकेटेड लोग थे, या लिबरल मिडिल क्लास के जो लोग थे, आइडियाज़ ऑफ नेशनल यूनिटी, इन लोगों ने जो नेशनल यूनिटी के आइडिया को फॉलो किया, इसकी वजह से ये जो एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज था, यानी कि जो इनको राज्य की तरफ से जो विशेष छूट मिलता था, उसकी पॉपुलैरिटी कम हुई। व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। फिर हम यहाँ देखते हैं कि लिबरल नेशनलिज्म का क्या मतलब है। इन द अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वर क्लोजली एलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। जो 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में पूरे यूरोप में लिबरलिज्म की बहुत ज़ोरों की भावना थी। द टर्म लिबरलिज्म डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर मीनिंग फ्री। ये वर्ड जो है लिबरलिज्म, ये लैटिन शब्द लिबर से निकला है, जिसका मतलब होता है फ्री यानी स्वतंत्र। लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। और लिबरलिज्म का मतलब ये होता है कि जितने भी व्यक्ति हैं वो सभी समान हैं लॉ के सामने। इट एम्फेसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, और इसमें ये इस बात पे जोर दिया जाता है कि जो गवर्नमेंट है वो कंसेंट के द्वारा काम करती है, और कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, एक ऐसा गवर्नमेंट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ पार्लियामेंट में काम करता है। The right to vote and to get elected was generated exclusively to property owning men। चूँकि इस वक्त सिर्फ उन्हीं पर्सनस को वोट देने का अधिकार था जिनके पास, जो मेन के पास प्रॉपर्टी होती थी।
मेन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वुमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट, और ऐसे मेन जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं होती थी और उनके साथ साथ पूरी वुमेन जो थी उनको पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिले थे। वुमेन एंड नॉन प्रॉपर्टाइड मेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइज अपोजिशन मूवमेंट डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट। ऐसी वुमेन और मेन जिनको कि वोट देने का अधिकार नहीं था, उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया और उन्होंने अपने पॉलिटिकल राइट के लिए डिमांड करना शुरू किया। द अबोलिशन ऑफ द स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। तो उसके साथ ही साथ क्या हुआ कि जो स्टेट है उसने इम्पोज किया रिस्ट्रिक्शन गुड्स और कैपिटल के मूवमेंट पे। अ मर्चेंट ट्रैवलिंग इन 1833 फ्रॉम हैम्सबर्ग टू न्यूरेमबर्ग टू सेल हिज गुड वुड हैव टू पास थ्रू 11 कस्टम्स बैरियर्स। एक व्यापारी 1833 में अगर वो हैम्सबर्ग से न्यूरमबर्ग जा रहा है तो उसको अपने व्यापार के लिए 11 जगहों पे कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी एंड पे अ कस्टम ड्यूटी ऑफ अबाउट 5 एट ईच ऑफ वन ऑफ देम। और उसके साथ ही साथ उसको हर जगह पे 5% कस्टम देना पड़ेगा। Obstacles to economic exchange and growth by the new commercial classes who argued for the creation of a unified economic territory allowing the unhindered movement of goods, people and capital। चूँकि जो भी बाधाएं थी इकोनॉमिक एक्सचेंज में, अब वो न्यू कमर्शियल क्लासेस के ग्रोथ होने के साथ साथ वो आर्ग्यूड फॉर द क्रिएशन ऑफ ए यूनिफाइड इकोनॉमी टेरिटरी, और जिन्होंने इस बात पे आर्गूमेंट किया कि एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी होनी चाहिए अलाउंग द अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स पीपल एंड कैपिटल। उनको वो अपने गुड्स पीपल और कैपिटल के साथ ईजिली व्यापार करने लगे। द यूनियन ऑबलाइज टैरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 32 to 2, और उसके साथ ही साथ जो टैरिफ बैरियर्स थे उनको हटा दिया गया और करेंसी की संख्या उस समय जो 30 थी उनको कम करके सिर्फ 2 कर दी गई। अ न्यू कंजर्वेशन आफ्टर 1815 फॉलोइंग द डिफेक्ट ऑफ नेपोलियन इन 1815 यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर ड्रिवन बाय ए स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। उस समय क्या था कि नेपोलियन के डिफीट के बाद जो यूरोपियन गवर्नमेंट थी वो कंजर्वेटिज्म से घिरी हुई थी। मोस्ट कंजर्वेटिव्स हाउएवर डिड नॉट प्रपोज अ रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रेवोल्यूशनरी डेज। बहुत से ऐसे कंजर्वेटिव्स थे जो नहीं चाहते थे कि रेवोल्यूशन के पहले का दिन वापस आए। दैट मॉडर्नाइजेशन कुड इन फैक्ट स्ट्रेनेट ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन लाइक द मोनार्ची। और उसके साथ ही साथ जिस तरीके से मॉडर्नाइजेशन हो रहा था उसमें ये था कि मोनार्ची सिस्टम को बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग न बनने दिया जाए। इन मॉडर्न आर्मी एंड एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, एक आर्मी ऐसी हो जो मॉडर्न हो, नौकरशाह अच्छा हो, डायनेमिक इकॉनमी हो, द एबोलिशन ऑफ फेडरलिज्म का उन्मूलन हो जाए। सफरडम कुड स्ट्रेनेट द एटोक्रेटिक मोनार्चीज ऑफ यूरोप। In 1815, representatives of the European powers, Britain, Russia, Prussia and Australia, who had collectively defeated Napoleon, met at Vienna to draw up a settlement for Europe। 1815 में क्या हुआ कि यूरोपियन पावर्स में जैसे ब्रिटेन, रशिया, प्रूसिया और ऑस्ट्रेलिया, ये सारे नेपोलियन के डिफीट करने के बाद ये वियना में मिले और उन्होंने यूरोप के लिए एक नया सेटलमेंट का ड्रॉ प्लान किया। द बर्बन डायनेस्टी विच हैड बीन डिपोज ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। बर्बन डायनेस्टी जो कि रेवोल्यूशन फ्रेंच के रेवोल्यूशन के समय उनको हटा दिया गया था, वॉज रिस्टोर द पावर, वो अपने पावर को फिर से रिस्टोर करने लगा। एंड फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरी इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। और उसके साथ ही साथ नेपोलियन के अंडर में फ्रांस ने जिन भी राज्यों पे जीत हासिल करी थी वो उससे बाहर चले गए। जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स दैट हैज़ बीन सेटअप बाय नेपोलियन वाज लेफ्ट अनटच। चूँकि नेपोलियन ने जो जर्मन कन्फेडरेशन 39 स्टेट का बनाया था उसको किसी ने भी टच नहीं किया। ऑटोक्रेटिक डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट। जो ऑटोक्रेटिक थे वो किसी भी तरह का उनको आलोचना बर्दाश्त नहीं था। एंड सॉट टू कर्ब एक्टिविटीज़ दैट क्वेश्चन बाय द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, और उनको ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी तरह का प्रश्न उठाया जाना पसंद नहीं था। द रेवोल्यूशनरीज ड्यूरिंग द ईयर्स फॉलोइंग 1815 द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रोव मोर लिबरल नेशनलिज्म अंडरग्राउंड। क्योंकि 1815 में क्या हुआ कि रिप्रेशन की वजह से बहुत से नेशनलिस्ट जो थे, लिबरल नेशनलिस्ट, वो अंडरग्राउंड हो गए। रेवोल्यूशनरीज एट दिस टाइम मीन्ड अ कमिटमेंट टू अपोज मोनार्चियल फॉर्म एंड टू फाइट
फॉर लिबर्टी और फ्रीडम। जो भी रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने इस बात का कमिटमेंट किया कि हम मोनार्चियल पावर के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, उससे लड़ाई करेंगे और हमें लिबर्टी और फ्रीडम चाहिए। यूसुफ मैजनी बर्न इन जियोना in 1807 he became a member of the secret society of the Carbonari। वो कार्बोनरी का एक सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर बना। he was sent into exile in 1831 for attempting a revolution in Liguria। चूँकि लिगुरिया में रेवोल्यूशन यानी क्रांति करने के अपराध में उसे 1831 में वहाँ से निकाल दिया गया। Mazzini believed that God has intended nations to be the natural units of mankind। मैजिनी का ये विश्वास था कि गॉड ने ये जो सारे नेशंस बनाए हैं वो सारे मैनकाइंड्स के लिए बनाए हैं। सीक्रेट सोसाइटी वर सेटअप इन जर्मनी में सीक्रेट सोसाइटी सेटअप की गई, उसके साथ साथ फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, पोलैंड में। मैटरनिच डिस्क्राइब हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। और मैटरनिक ने उसको सामाजिक ऑर्डर का सबसे बड़ा शत्रु बताया है। द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 to 1848। A conservative regime tried to consolidate their power. Liberalism and nationalism came to be increasingly associated with revolution in many regions of Europe, such as the Italian and German state, the province of the Ottoman Empire, Ireland problem। जो कंजर्वेटिव रेजिमे था वो हमेशा कोशिश कर रहा था कि अपनी पावर को एकत्रित करे। जो लिबरलिज्म और नेशनलिज्म है केम टू बी इंक्रीजिंगली एसोसिएटेड विद रेवोल्यूशन, जो कि क्रांति के साथ संबंधित है। इन मेनी रीजन बहुत यूरोप के बहुत से क्षेत्रों में, सच एज द इटालियन एंड जर्मन स्टेट, जिसमें कि इटालियन और जर्मन स्टेट था, उसके साथ ही साथ ऑटोमन एम्पायर का भी राज्य था, आयरलैंड और पोलैंड था। व्हेन द फ्रांस स्नीजेस, जब फ्रांस छींकता है, मैटरनिक वंस रिमार्क, इसको मैटरनिक ने कहा, द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, तो जो बाकी यूरोप है उससे खांसी और सर्दी हो जाती है। An event that mobilized against feeling among the educated elite across Europe was the Greek War of the Independence। उसके साथ साथ ग्रीक का जो इंडिपेंडेंस का वार था, इससे भी इनको काफ़ी सहायता मिलती है। ग्रीस had been the part of the Ottoman Empire since the 15th century। ग्रीस जो था वो ऑटोमन एम्पायर का 15th सेंचुरी से ही पार्ट था। ग्रीक्स लिव्ड इन एग्जाइल, क्योंकि यहाँ के जो ग्रीक्स थे उनको बाहर निकाल दिया गया था। एंड ऑल्सो फ्रॉम मेनी वेस्ट यूरोपियन हु हैड सिंपैथीज फॉर एनिसेंट ग्रीक कल्चर। और यूरोप के बहुत से ऐसे कंट्री थे जिनको कि ग्रीक के साथ सिंपैथी थी उसके कल्चर के कारण। द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल feeling। The development of nationalism did not come about only through war and territorial expansion। चूँकि जो नेशनलिज्म की भावना का डेवलपमेंट था वो सिर्फ वॉर से ही नहीं आया। Culture played an important role in creating the idea of the nation। Art and poetry, stories and music helped express the shape nationalist feeling। उसके साथ साथ कल्चर ने भी उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया, जैसे आर्ट और पोइट्री, स्टोरीज, म्यूज़िक एक्सेट्रा। Let us look at romanticism, a culture movement which sought to develop a particular form of nationalist sentiment। उस वक्त जो था ये जो सेंटिमेंट था वो नेशनलिज्म को लेकर सेंटिमेंट था, जो कि बहुत उभर के आ रहा था। Romantic artists and poets generally criticized the glorification of reason and science and focused instead of emotion, institution and mystical feeling। तो जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे, जो पोएट थे, उन्होंने जनरली क्रिटिसाइज़ किया है ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीज़न, यानी कारण की जो गरिमा थी उसको, और उसके साथ ही साथ साइंस एंड फोकस इंस्टेड ऑफ इमोशन, और उन्होंने साइंस पे और उसके साथ साथ उन्होंने इमोशन पे फोकस किया है कि करने के बजाय उन्होंने इंस्टीट्यूशन और मैस्टिकल फीलिंग पे फोकस किया है। अदर रोमांटिक वर थ्रू फोक सॉन्ग, फोक पोइट्री एंड फोक डांसेस दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन। बाकी जो रोमांटिक पोएट थे उन्होंने सॉन्ग के ज़रिए, पोइट्री और डांस के ज़रिए इसको व्यक्त करने की कोशिश करी है। नेशनल फीलिंग वर केप्ट अलाइव थ्रू म्यूज़िक एंड लैंग्वेज। जो राष्ट्रीयता की भावना थी उसको म्यूज़िक और लैंग्वेज के द्वारा जीवित रखने की कोशिश करी गई। कारोल कर्पिंस्की सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपेरा एंड म्यूज़िक। कारोल कर्पिंस्की एक पर्सन थे जिन्होंने अपने ओपेरा और म्यूज़िक के थ्रू नेशनल स्ट्रगल को जीवित रखा। टर्निंग फोक डांसेस लाइक द पोलोनाइज एंड मजूरका इनटू नेशनलिस्ट सिंबल। और उस वक्त के जो फोक डांस थे जैसे कि पोलोनाइज और मजूरका, ये फोक डांस थे जिनको कि नेशनलिस्ट सिंबल के रूप में उभारा। लैंग्वेज टू प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। और भाषा का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान था। रशियन लैंग्वेज वॉज इम्पोज्ड एवरीवेयर। हर जगह रशियन लैंग्वेज लागू किया गया था। मेनी मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी इन पोलैंड बिगिन टू यूज़ लैंग्वेज एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेसिस्टेंस।
बहुत से यूरोप में ऐसे पादरी थे जिन्होंने लैंग्वेज को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया. एज अ रिजल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट एंड बिशप्स वर पुट इन जेल और सेंट टू Siberia by the Russian authorities as punishment for their refusal to preach in Russians. क्योंकि इसके बदले क्या हुआ कि बहुत से ऐसे प्रीस्ट और बिशप थे जिनको कि जेल भेज दिया गया क्योंकि उन्होंने रशियंस को पढ़ाने से या उपदेश देने से मना कर दिया था. हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट. द 1830 वर ईयर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप. 1830 एक बहुत ही कठिन समय था यूरोप के लिए. द फर्स्ट हाफ ऑफ द 9th सेंचुरी सा एन इनार्मस इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन. क्योंकि 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में देखा गया कि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है. इन मोस्ट कंट्रीज़ देयर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब दैन एम्प्लॉयमेंट. बहुत से ऐसे कंट्रीज़ थे जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट तो नहीं था लेकिन उसको ढूंढने वाले बहुत थे. पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज़ माइग्रेटेड टू द सिटीज़ टू लिव इन ओवर क्राउडेड स्लम. चूँकि गाँव से निकल के शहरों में आ रहे थे लोग और स्लम में यानी झोपड़ियों में रहने को मजबूर थे. फूड शॉर्टेज एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रॉट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑन द रोड. चूँकि भूख के कारण और खाने की कमी के कारण पेरिस के लोग सड़कों पर उतर आए. नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक, ग्रांटेड सफ्रेज टू ऑल अडल्ट मेल अबव 21 एंड गारंटीड द राइट टू वर्क. क्योंकि नेशनल जो असेंबली थी उसने इस बात की गारंटी करी कि हम आपको काम देंगे. अर्लियर इन 1845 वीवर्स इन सिलेसिया हैड लेड अ रिवॉल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर हु सप्लाइड देम रॉ मटेरियल एंड गेव देम ऑर्डर टू फिनिश्ड टेक्सटाइल. 1845 में क्या हुआ कि जो सिलेसिया के वीवर थे उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्टर के विरुद्ध आंदोलन कर दिया. ऑन 4 जून at 2 PM a large crowd of weaver emerged from their houses and marched in the pair up to the mansion of their contractors demanding higher wages. तो 4 जून को 2 बजे दोपहर में पूरी भीड़ निकल करके अपने अपने कॉन्ट्रैक्टर्स के घरों के सामने धरना देने लगे और हाई वेज की डिमांड करने लगे. द कॉन्ट्रैक्टर फ्लेड विथ हिज फैमिली टू अ नेबरिंग विलेज विच हाउएवर रिफ्यूज टू शेल्टर सच अ पर्सन. जो कॉन्ट्रैक्टर था वो अपने घरों से अपनी फैमिली को लेके भाग गया और दूसरे गांव में जाकर उसने शरण ली लेकिन वहाँ के लोगों ने उन्हें शरण देने से मना कर दिया. ही रिटर्न 24 आवर्स लेटर हैविंग रिक्वेजिशंस द आर्मी. और वो 24 घंटे बाद लौटा एक आर्मी के साथ. इन द एक्सचेंज दैट फॉलोड 11 वीवर्स वर शॉट. और उसके बदले में 11 बुनकरों की हत्या हो गई. 1848 द रेवोल्यूशन ऑन द लिबरल्स. The poor, unemployed and starving peasant and workers in the many European countries in the year 1848, a revolution led by the educated middle class was underway. चूँकि उस वक्त बहुत से ऐसे व्यक्ति थे जो गरीब थे, अनएम्प्लॉयड थे, भूख से परेशान थे और उन्होंने एक आंदोलन की शुरुआत करी. मेन एंड वुमेन ऑफ द लिबरल मिडिल क्लास कंबाइंड देयर डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विथ नेशनल यूनिफिकेशन. उस समय जो मेन और वुमेन थे इन्होंने नेशनल यूनिफिकेशन की डिमांड करी. दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय अ मोनार्ची सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट. उन्होंने इस बात की डिमांड करी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मोनार्ची के बदले पार्लियामेंट के थ्रू हो. विल्हेल्म फोर्थ किंग ऑफ प्रूशिया. विल्हेल्म फोर्थ जो कि प्रूशिया के किंग थे रिजेक्टेड इट. उन्होंने इसको रिजेक्ट किया एंड जॉइन अदर मोनार्च टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली. और उन्होंने बाकी राजाओं को ज्वाइन कर लिया ताकि असेंबली के खिलाफ प्रदर्शन किया जा सके. वाइल द अपोजिशन ऑफ द एरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री बिकेम स्ट्रॉन्गर. जब एरिस्टोक्रेसी ने इसका विरोध किया तो मिलिट्री और स्ट्रॉन्ग हो गई एंड द सोशल बेसिस ऑफ पार्लियामेंट इरोड. और पार्लियामेंट को भंग कर दिया गया. द इशू of extending political rights to women was a controversial on one within the liberal movement. और चूँकि वुमेंस को भी पॉलिटिकल राइट देना एक बहुत कंट्रोवर्शियल रहा. वुमेन हैड फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन, फाउंडेड न्यूज़पेपर एंड टेकन पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन. चूँकि वुमेंस ने अपना खुद का पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाया, न्यूज़पेपर्स किए और उसके साथ ही साथ उन्होंने मीटिंग और डेमोन्स्ट्रेशन किया. वुमेन वर एडमिटेड ओनली एज ऑब्जर्वर्स टू स्टैंड इन द विजिटर्स गैलरी. उस वक्त वुमेन को केवल ऑब्जर्वर के रूप में गैलरी में ही खड़ा रहने का अधिकार था. मोनार्च वर बिगिनिंग टू रियलाइज दैट द साइकिल ऑफ if revolution and repression could be ended by granting concession to the liberal nationalist revolutionists. तो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि जो मोनार्च थे उन्होंने ये रियलाइज़ शुरू कर दिया कि अगर ये जो साइकिल है रेवोल्यूशन का और रिप्रेशन का यानी कि क्रांति का और दमन का कुड बी इंडेड, ये इंडेड हो सकता है, ख़त्म हो सकता है
कैसे? बाय ग्रांटिंग कंसेशन टू द लिबरल नेशनलिस्ट रेवोल्यूशन, कि अगर लिबरल नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरीज को कंसेशन दिया जाए। द मेकिंग ऑफ जर्मन एंड इटली, जर्मनी कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशनल, एक आर्मी जो कि किसी देश की आर्किटेक्ट हो सकती है। आफ्टर 1848 नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रेवोल्यूशन। 1848 में जो यूरोप में नेशनलिज्म था वो अब डेमोक्रेसी की तरफ मुड़ी। दिस कैन बी ऑब्जर्व इन द प्रोसेस बाय विच जर्मन एंड इटली केम टू बी यूनिफाइड एज नेशन स्टेट, और उसके साथ ही साथ जर्मनी और इटली एक यूनिफाइड नेशनल स्टेट के रूप में बदल गए। नेशनलिस्ट फीलिंग वर वाइड स्प्रेड एमंग मिडिल क्लास जर्मन, चूँकि जो नेशनलिस्ट फीलिंग थी वो मिडिल क्लास जर्मन में पूरी तरीके से भरी हुई थी। दिस लिबरल इनिशिएटिव टू नेशन बिल्डिंग वॉज हाउएवर रिप्रेस्ड बाय द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ अ मोनार्ची एंड द मिलिट्री सपोर्टेड बाय द लार्ज लैंड ओवर ऑफ प्रूशिया। चूँकि ये जो लिबरल इनिशिएटिव थी, शुरुआत थी एक नेशन बिल्डिंग करने का, रिप्रेस बाय द कंबाइंड फोर्सेस, इसको कंबाइंड फोर्सेस के द्वारा इसको दबा दिया गया जो कि मोनार्चीज़ की थी, एंड द मिलिट्री सपोर्टेड बाय द लार्ज लैंड ओनर ऑफ प्रूशिया, और वहाँ की जो मिलिट्री थी वो प्रूशिया के बड़े बड़े ज़मींदारों को सपोर्ट करती थी। प्रूशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट, प्रूशिया ने इस मूवमेंट की लीडरशिप अपने हाथों में ली। 3 वॉर्स ओवरसीन ईयर्स, 3 युद्ध हुए ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ और फ्रांस के साथ। इंडेड इन प्रूशिया विक्ट्री, जिसमें कि प्रूशिया की विजय हुई, एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन, और यूनिफिकेशन का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हुआ। द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड डेमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ प्रूशियन स्टेट पावर, चूँकि जर्मनी में जो नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस था वो एक डेमोन्स्ट्रेशन था ताकि प्रूशिया का जो स्टेट पावर है उसमें उसका वर्चस्व कायम रह सके। द न्यू स्टेट प्लेस्ड अ स्ट्रॉन्ग emphasis on modernize the currency, banking, legal and judicially system in Germany, और उसके साथ ही साथ जर्मनी में करेंसी, बैंकिंग, लीगल और जुडिशल सिस्टम को और मजबूत किया गया, मॉडर्नाइज किया गया। इटली यूनिफाइड, लाइक जर्मनी इटली टू हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, जर्मनी की तरह इटली का भी एक बहुत लंबा इतिहास है। इटालियंस वर स्कैटर्ड ओवर सेवरल डायनेस्टिक स्टेट्स एज वेल एज द मल्टीनेशनल हाब्सबर्ग एम्पायर, जो इटालियंस थे वो अलग अलग डायनेस्टीज़ में बिखरे हुए थे। इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट, इटली 7 स्टेट्स में डिवाइडेड थी। इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट एक्वायर्ड वन कॉमन फॉर्म एंड स्टिल हैड मेनी रीजनल एंड लोकल वेरिएशन, चूँकि जो इटालियन लैंग्वेज थी उसको एक कॉमन फॉर्म अभी भी नहीं मिला हुआ था, और उसके साथ ही साथ रीजनल और लोकल वेरिएशन इस पे लागू थे। यूसुफ मैजनी हैज़ सॉट टू पुट टुगेदर अ कोहेरेंट प्रोग्राम फॉर अ यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक, चूँकि इस इटली को का यूनिफिकेशन करने के लिए यूसुफ मैजनी ने कुछ काम किया। यंग इटली फॉर द डिसेमिनेशन ऑफ हिज गोल, चूँकि इसकी पूरा करने के लिए उसने यंग इटली की स्थापना करी। द फेलियर ऑफ रिवॉल्यूशन अपराइजिंग बोथ इन 1831 एंड 1848 मीन दैट द मेंटल नाउ फेल ऑन सार्डिनिया पिगमोंट अंडर इट्स रूलर किंग विक्टर इमैनुएल II टू यूनिफाई द इटालियन स्टेट्स थ्रू वॉर, चूँकि जो रेवोल्यूशनरीज थे वो अपने काम में फेल हुए थे और वापस से वो 1831 और 1848 में उन्होंने अपना सर उठाया, एंड दैट द मेंटल नाउ फेल ऑन सार्डिनिया पिडमोंट, और सार्डिनिया पिडमोंट में अब जो राज्यतंत्र था वो फेल हो गया। उस समय वहाँ का राजा विक्टर इमैनुएल II था जिसने कि इटालियन स्टेट को वॉर के थ्रू यूनिफाई करने की कोशिश करी थी। इटली ऑफर्ड देम द पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस, चूँकि इटली में इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉलिटिकल डोमिनेंस की पॉसिबिलिटी थी। इटली वॉज नाइदर रेवोल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेट, उस समय इटली ना तो रेवोल्यूशनरी था न ही डेमोक्रेट था। इटालियन पॉपुलेशन एमंग हुम रेट्स ऑफ इलिटरेसी वर हाई, उस समय जो इटालियन पॉपुलेशन थी उसमें अनपढ़ लोग बहुत ज़्यादा थे। रिमेन्ड ब्लिसफुली अनअवेयर ऑफ लिबरल नेशनलिज्म आइडियोलॉजी, और जो बचे कुचे थे उन्हें इस तरह की आइडियोलॉजी का कुछ भी ज्ञान नहीं था। द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन का एक केस। द मॉडल ऑफ द नेशन यू आर द नेशन स्टेट सम स्कॉलर्स हैव आर्ग्यूड इज़ ग्रेट ब्रिटेन, कुछ ऐसे स्कॉलर हैं, विद्वान हैं जो कि ब्रिटेन को ग्रेट मानते हैं। इट वॉज़ द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस, जो कि एक लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस का नतीजा है। देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी के पहले कोई भी ब्रिटिश नेशन प्रायर नहीं था। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन मीन्ट इन इफेक्ट दैट इंग्लैंड वॉज एबल टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड,
यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का मतलब ये होता है कि वो स्कॉटलैंड पे अपना प्रभाव स्थापित कर सकता है। द ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज इन फोर्स डोमिनेटेड बाय इट्स इंग्लिश मेंबर। उस समय ब्रिटिश पार्लियामेंट में ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश मेंबर थे। आयरलैंड वॉज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम इन 1801। 1801 में आयरलैंड को ज़बरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में मिला लिया गया। ब्रिटिश फ्लैग, द नेशनल एंथम एंड द इंग्लिश लैंग्वेज वर एक्टिवली प्रमोटेड एंड द older national survived only as subordinate partners of this union। चूँकि स्कॉटलैंड में आयरलैंड में ब्रिटिश फ्लैग, वहाँ का नेशनल एंथम और वहाँ की लैंग्वेज को बहुत ही मजबूती से इम्पोज किया गया और वहाँ के जो ओल्डर पर्सन थे वो सिर्फ इसके अधीन ही रह सकते थे। विजुअलाइजिंग द नेशन, while it was easy enough to represent a ruler through a portrait or a statue। ये एक बहुत ही आसान काम था किसी भी शासक का पोर्ट्रेट बनाना या स्टैचू बनाना। इन अदर वर्ड्स दे रिप्रेजेंटेड अ कंट्री एज इफ़ इट वर अ पर्सन। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि अगर वो एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, तो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। नेशंस वर देन पोर्ट्रेटेड एज अ फीमेल फिगर। उस समय नेशंस को फीमेल फिगर के रूप में पर्सोनिफाइड किया जाता था। द फीमेल फिगर बिकम एन एलेगरी ऑफ द नेशन। और ये जो फीमेल फिगर होते थे वो नेशन की एलेगरी होते थे। क्रिस्टियन मैरियन, अ पॉपुलर क्रिश्चियन नेम, एक पॉपुलर क्रिश्चियन नेम है जिसका नाम है क्रिस्टियन मैरियन, विच अंडरलाइन द आइडियाज़ ऑफ पीपल्स नेशन, जिन्होंने कि पीपल्स नेशन की आइडिया को अंडरलाइन किया है। नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। बाय द क्वार्टर ऑफ द 19th century नेशनलिज्म नो लॉन्गर रिटेन इट्स आइडियलिस्टिक। धीरे धीरे क्या हुआ कि जो नेशनलिज्म था वो अपनी आइडियलिस्टिक फॉर्म को छोड़ता गया। लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंचुरी बट बिकम अ नैरो क्रीड विथ लिमिटेड एंड्स। लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट जो था फर्स्ट हाफ ऑफ सेंचुरी का वो बट बिकम अ नैरो क्रीड विथ लिमिट एंड, जो कि और ज़्यादा संकुचित होता गया। द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वॉज द एरिया कॉल्ड द बाल्कन्स। और 1871 में जो सबसे टेंशन वाली बात थी यूरोप के लिए वो बाल्कन का एरिया था। द बाल्कन वॉज अ रीजन ऑफ जियोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन। बाल्कन एक ऐसा इलाका था जहाँ पे जियोग्राफिकल और एथनिक वेरिएशन थे। वन बाय वन इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिस्ट broke away with its control and declared independence। धीरे धीरे क्या हुआ कि इसके अंडर में जो थे उन्होंने कंट्रोल को हटा करके अपने आप को इंडिपेंडेंस घोषित किया। द बाल्कन एरिया बिकेम एन एरिया ऑफ इंटेंस कन्फ्लिक्ट, क्योंकि बाल्कन का जो एरिया था वो हमेशा से ही कन्फ्लिक्ट का एरिया था। द बाल्कन स्टेट्स वर जेलिसियस टू ईच अदर एंड ईच होप टू गेन मोर टेरिटरी एट द एक्सपेंस ऑफ ईच अदर। जो बाल्कन स्टेट था वो एक दूसरे से नफरत करते थे और वो सब कोशिश करते थे एक दूसरे के ऊपर विजय हासिल करके अपने राज्य को विस्तार करने की। बट द आइडिया दैट सोशलिस्ट societies should be organized into nation state came to be accepted as natural and universal। लेकिन ये जो आइडिया था नेशन स्टेट का उनको नेचुरली और यूनिवर्सली एक्सेप्ट करना पड़ा। थैंक यू।